नमस्कार दोस्तों, कुमार श्याम की ओर से अभिनंदन स्वीकार करें। हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी की हमने 2 कक्षाएं इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं और दोनों ही कक्षाओं के प्रति आपका बहुत ही शानदार रुझान रहा। आपने अपनी बेशकीमती प्रतिक्रियाएं दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस बढ़ते हुए चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ बन पा रहे हैं। आपका जो बेशकीमती समय है आप इन कक्षाओं में लगा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कक्षाओं में हम उस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बच्चा भी समझ पाए और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ पाए। तो भाषा से शुरू करके हमने हिंदी भाषा के उद्भव, उसके विकास, उसकी बोलियों के बारे में पढ़ा और मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा के व्याकरण की ओर जब हम बढ़ें तो उससे पहले हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए कि हिंदी भाषा की जो स्वनिम व्यवस्था है। अब स्वनिम शब्द है वो आपके लिए नया हो सकता है और होना भी चाहिए। तो जैसे जैसे ये कक्षा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसकी जो महत्ता है, इसका जो अर्थ है और यह क्या है, यह आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्वनिम व्यवस्था है, इसको हम वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। और जब हम किसी भी भाषा के वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार, इस शब्द को आपने सुना होगा कि हिंदी के व्याकरण में वर्ण विचार एक टॉपिक आता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आज की जो हमारी कक्षा है दरअसल हम इसी टॉपिक को छुएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसको इस तरह से पढ़ें कि रटने की आवश्यकता न पड़े। बहुत सी बार बच्चों से जब बातचीत की जाती है तो उनमें यह एक आकांक्षा रहती है कि इन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ाया जाए कि समझ में आ जाए। हम रट के कैसे भी करके बार बार पढ़ के इनको याद रख लेते हैं, लेकिन इनकी जो बुनियादी समझ होनी चाहिए, यानी ये दरअसल है क्या और ये कैसे इतने भागों में है और किस तरह से इनको पढ़ा जाना चाहिए, ये जो बुनियादी समझ होनी चाहिए वो अगर समझ में आ जाए तो पढ़ाई में दरअसल इसमें दिलचस्पी बन सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वर्ण विचार है, स्वनिम व्यवस्था है, हिंदी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, इसका जो अध्ययन है, इसको उसी दिलचस्प भाव से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको रटे नहीं बल्कि समझ पाएँ। और यह दरअसल हिंदी की बुनियादी समझ है। जब आप हिंदी के व्याकरण की तरफ पढ़ेंगे और उसको आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह कक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो आज की हमारी कक्षा का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था। यह जो शब्द है यह दरअसल आपके लिए नया शब्द हो सकता है। स्वनिम, स्वनिम का अर्थ क्या होता है? स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि, जहां भी स्वनिम शब्द हो उसका अर्थ होगा ध्वनि। ध्वनि क्या है? देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ संवाद कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इन तमाम शब्दों के तमाम अर्थों से पहले जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है ध्वनि। अगर मेरे पास आवाज़ ही न हो, हम अगर आवाज़ ही न प्रकट कर पाएँ तो भाषा कैसे उत्पन्न होगी? नहीं हो पाएगी। तो जो बुनियादी चीज़ है किसी भी भाषा के लिए वो है ध्वनि, और जो ध्वनि प्रकट होती है उसी से शब्द बनते हैं, शब्द के अर्थ होते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। तो इस बात को आप गौर से समझिएगा कि किसी भी भाषा की जो पहली इकाई है, जो पहली चीज़ है जिससे भाषा बनती है वो है ध्वनि। तो स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि और ध्वनि को हिंदी में कहा जाता है वर्ण। आपने यह पढ़ा होगा। स्वनिम को ध्वनि कहा जाता है, यानी स्वनिम का अर्थ ध्वनि है।
ध्वनि को ही हिंदी में वर्ण कहा जाता है। तो वर्णों को जब हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसी को वर्ण विचार कहा जाता है, उसी को वर्ण विचार कहा जाता है। तो आज की कक्षा में दरअसल हम इसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वर्ण है क्या, ध्वनियाँ हैं क्या, और हिंदी भाषा में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो मूल रूप में ध्वनि है, जो सबसे पहले प्रकट होती है, उसके बाद में शब्द बनते हैं, उसके बाद में वाक्य बनते हैं, उसके बाद में पूरी भाषा बनती है। तो हम उस मूल को पढ़ेंगे ताकि हिंदी का जो व्याकरण आगे आएगा वो आपको बेहतर तरीके से और हिंदी के बारे में आप एक बेहतर राय बना सकें। तो हिंदी भाषा में वर्ण को दरअसल हम 3 भागों में बांटेंगे। वर्ण को, वर्ण जहाँ जहाँ शब्द आए इसका मतलब आप ध्वनि समझिएगा, ध्वनि, और स्वनिम जहाँ शब्द आए उसका मतलब आप ध्वनि समझिएगा। तो हिंदी भाषा में ध्वनियों को, वर्णों को, स्वनिम को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ये आपने पढ़ा होगा आपने बचपन की कक्षाओं में, और तीसरा अयोगवाह वर्ण। ये 3 तरह की ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में पढ़ी जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक प्रश्न होगा कि ये जो ध्वनियाँ हैं इनको 3 ही भागों में क्यों बांटा गया, 4 में क्यों नहीं बांटा गया, 5 में क्यों नहीं बांटा गया, 1 में ही क्यों नहीं समेट दिया गया। इसका जवाब ये है कि जब हम किन्हीं चीज़ों का श्रेणीकरण करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, तो उसके पीछे ठोस वजह होती है, और इनके पीछे जो वजह है वो है उच्चारण की, कि इनका उच्चारण कैसे होता है। तब परिभाषा आती है कि स्वर किन्हें कहते हैं, व्यंजन किन्हें कहते हैं, और अयोगवाह वर्ण जो ध्वनियाँ हैं वो किसे कहते हैं। तो पहले समझिए कि स्वर वर्ण हैं, जो स्वर ध्वनियाँ हैं, वो किसे कहा जाता है और क्यों दरअसल स्वरों को अलग किया जाता है, वर्णों को अलग किया जाता है, व्यंजनों को, और अयोगवाह जो ध्वनियाँ हैं उनको अलग किया जाता है। क्यों अलग किया जाता है? स्वर में वो ध्वनियाँ आएंगी जब हम बोलते हैं, यानी हम जब सांस हमारी बाहर छूटती है, फेफड़ों से जो हवा बाहर मुख द्वार से, नासिका से बाहर निकलती है, और जो ध्वनि प्रकट होती है उसमें कोई अवरोध न आए, फेफड़ों से उठी जो सांस है, हवा है, उससे जब आवाज़ प्रकट होती है और उसमें कोई अवरोध न आए, बिना कोई एफर्ट लगाए जब ध्वनि प्रकट होती है, उनको स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण कहा जाता है। आप याद मत कीजिए, सोचिए, आप ए बोलिए। जब हम ए बोलते हैं या ई बोलते हैं या ऊ बोलते हैं, तो जो हमारी सांस है वो बिना किसी बाधा के बाहर निकल रही है, उसमें कोई अवरोध नहीं आ रहा, न जीभ का अवरोध आ रहा है, न होठ बीच में आ रहे हैं, न तालू बीच में आ रहे हैं, न दांत बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हवा बाहर आ रही है उसके बीच में कोई अड़चन नहीं आ रही है। और जब कोई भी ध्वनि बिना अड़चन के, बिना किसी विशेष सहायता के प्रकट होती है, उनको स्वर वर्ण, स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है। तो व्यंजन, व्यंजन वो हो जाएंगे जिनमें अवरोध पैदा होता है। जैसे आप कै बोल के दिखाइए मुझे। जब आप कै बोलेंगे तो आपकी जीभ पूरी तालू के बीच में टकराएगी। जब आप पै बोलेंगे तो होठ आपस में टकराएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपने आवाज़ प्रकट की, आपकी जो सांस बाहर निकल रही थी, तो उसमें अवरोध पैदा हुआ। तो अवरोध के साथ जो जो ध्वनियाँ प्रकट होती हैं वो व्यंजन कहलाएंगी, और बिना अवरोध के जो ध्वनियाँ प्रकट होती हैं वो स्वर कहलाएंगी। तो इसलिए इनको इन भागों में बांटा गया है। अयोगवाह वर्ण या ध्वनियाँ वो हैं जो
नासिका, नाक से जो बोली जाती हैं, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि उसमें कौन सी ध्वनियों को रखा जाता है। पहले हम पढ़ते हैं स्वर ध्वनियों के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में। अब मैं बीच बीच में वर्ण भी बोल पा रहा हूँ, स्वर भी बोल रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि मैं एक ही नाम ले रहा हूँ। वर्ण बोलूँ या ध्वनि बोलूँ या स्वनि बोलूँ, एक ही बात है। ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। तो स्वर ध्वनियाँ कौन सी होंगी? स्वर ध्वनियाँ हैं ए, थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है मार्कर, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये दरअसल हिंदी में स्वर हैं जो बिना किसी अवरोध के प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। स्वरों को भी दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक गौर से समझिएगा। एक ध्वनि होती है मूल ध्वनि, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है कि दो ध्वनियों के मेल से एक ध्वनि बनती है। तो स्वरों में भी ऐसा ही होता है। जैसे कहते हैं ना ए और आ, तो आप स्पष्ट रूप से समझ ही पा रहे हैं अपने अनुभव से ही कि दो ए मिलने से आ बनता है, दो छोटी ई बनने से बड़ी ई बनती है, दो छोटे ऊ बनने से बड़ा ऊ बनता है। तो देखिए, स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में वो स्वर आएंगे जो मूल हैं, जैसे ए, ई, ऊ और री। संधि स्वर वो स्वर हैं जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आप देखिए कि आपका सवाल होगा कि इनमें किस तरह से मेल किया गया कि संधि स्वर बने। मूल स्वर दरअसल इतने ही हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ए और ए के मेल से क्या बनता है? आ बनता है। तो ये क्या हो गया? संधि स्वर हो गया। यानी दो मूल के बनने से एक संधि स्वर बना। छोटी ई और छोटी ई के मेल से बड़ी ई बनती है। छोटे ऊ और छोटे ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनता है। और ए और ई के मेल से ए बनता है, और ए के मेल से ऐ बनता है, और ए और छोटे ऊ के मेल से ओ बनता है, और ए और ओ के मेल से औ बनता है। तो ये जो जितने भी वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं, ये संधि स्वर हैं। और ये जो आगे मेल हो रहा है, जिनके मेल से बनता है, ये क्या है? मूल स्वर हैं। तो यह दरअसल स्वरों का अध्ययन है कि स्वर 11 हैं, जिनमें री भी गिना जाता है। और इनको जब हम और डिवाइड करते हैं तो इनमें कुछ मूल स्वर हैं, और मूल स्वरों के मेल से संधि स्वर बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, ये एक सारणी है, ये आप नोट कर सकते हैं। इनको मिटाना होगा जब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन ध्वनियाँ आपको मैंने पहले बताई कि वो ध्वनियाँ हैं जो अवरोध के साथ प्रकट होती हैं, और इनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब आप क उच्चारित करते हैं, क उच्चारित करते हैं, तो क को जब आप पूरा बोलेंगे, पूरा उच्चारित करेंगे, तो क उसके साथ आपको ए की ध्वनि बोलनी पड़ेगी। यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन ध्वनियाँ वो हैं जिनमें आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बाधा
और स्वर की सहायता, यानी फेफड़ों से उठी हवा जब मुख द्वार या नासिका द्वार से बाहर निकलती है वो अवरोध के साथ निकलती है और उसमें स्वर की भी सहायता ली जाती है। जो ध्वनि प्रकट होती है उसको व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हिंदी भाषा में कौन कौन से व्यंजन है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। जो ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ और अड़े। ये जो बिंदी है ये अड़े के अंदर लगनी चाहिए, ठीक है। अड़े ये है च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, है, अक्षय, त्र, ज्ञ, श्र। और दो ध्वनियाँ और हैं ड और ढ, जिनके नीचे ये नुक्ते लग रहे हैं। तो ये है व्यंजन और इन व्यंजनों की जो संख्या है वो है 39। ये 39 व्यंजन हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। और भी ध्वनियाँ हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें अवरोध पैदा होता है, स्वर की सहायता ली जाती है, तब इनका पूर्ण उच्चारण किया जाता है। जैसे हमने स्वर को पढ़ा दो भागों में बांटकर, यानी इनको भी हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा था। ये जो आधार था बांटने का, ये उत्पत्ति का आधार था, यानी ये बने कैसे, उत्पन्न कैसे वे। तो इनके उत्पन्न होने का जो आधार था हमने जो यहाँ पर पढ़ा वो था उत्पत्ति का आधार। अब हम व्यंजनों को पढ़ना चाहते हैं। व्यंजन तो दरअसल ये हैं, जैसे स्वर ये थे, व्यंजन ये हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अब जब हम इनको और पढ़ते हैं और इनसे जुड़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, अब आपको गौर से पढ़ना होगा, क्योंकि अब थोड़ी सी वो चीज़ें आ जाएंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से स्वरों को हमने पढ़ा कि इनको दो भागों में हमने बांट के समझा कि किस तरह से मूल स्वर पैदा हुए, मूल स्वरों के मेल से संधि स्वर बने, उसी तरह से व्यंजनों को भी हम कुछ भेदों में बांट कर पढ़ेंगे। लेकिन व्यंजनों को पढ़ेंगे तो एक लंबी प्रक्रिया है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको अयोगवाह जो ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण हैं, उनको बता देता हूँ। अयोगवाह जो वर्ण हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अनुनासिक वर्ण और दूसरा विसर्ग। अनुनासिक को भी दो हिस्सों में हम बांटेंगे, एक अनुस्वार और दूसरा अनुनासिका। अनुस्वार आप जानते हैं कि हिंदी के अंदर जो बिंदी है, किसी भी शब्द पर आप बिंदी देखते हैं, जैसे मान लो इस बिंदी शब्द पर ही आप बिंदी देख लीजिए, इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। और यह दरअसल एक व्यंजनी है जो आधे रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। जब हम विसर्ग के बारे में अलग से पढ़ेंगे तब मैं इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा और किस तरह से इनके नियम लागू होते हैं वो बताऊंगा। लेकिन जो आप शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। और अनुनासिका का मतलब ये है कि यह नाक से उच्चारण होता है। जब भी आप बिंदी बोलते हैं तो आपकी ध्वनि नाक से उत्पन्न होती है। अनुनासिका है चंद्र बिंदु,
चंद्र बिंदु। अनुस्वार के साथ कहीं कहीं चंद्र बिंदु का भी इस्तेमाल होता है। तो अनुनासिका, ये भी देखिए, अनुस्वार दरअसल पूर्ण रूप से नाक से उच्चारित होता है और चंद्र बिंदु है नाक से उच्चारित होने के साथ साथ मुंह से भी इसकी आदि ध्वनि निकलती है। तो ये अनुनासिका चंद्र बिंदु भी है और अनुस्वार भी अनुनासिका वर्ण के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग, आपने देखा होगा कि ये दो जो बिंदु किसी अक्षर के सामने लगते हैं, इसको विसर्ग कहा जाता है और इसकी जो ध्वनि है यह है के रूप में उच्चारित की जाती है। जैसे प्रायः, आपने नाम पढ़ा होगा, आपने प्रायः पढ़ा होगा, विसर्ग के रूप में आपने पढ़ा होगा अतः। तो अतः के आगे जो दो बिंदियां लग रही है इनको विसर्ग कहा जाता है और है के रूप में इनका उच्चारण होता है। जैसे छह के आगे दो बिंदी लगी होती है तो छह कहा जाता है। तो ये अयोगवाह वर्ण के रूप में ये दो हिस्से किए जाते हैं। उसके बाद में अनुनासिका जो वर्ण है, ध्वनि है, उसका भी दो रूप में आप अध्ययन करते हैं, बिंदी के रूप में और चंद्र बिंदु के रूप में। अयोगवाह के बारे में पढ़ लिया हमने। अयोगवाह ध्वनियाँ दो है, 39 व्यंजन है, 11 स्वर हैं। इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 52। यानी मोटे तौर पर हिंदी के अंदर 52 ध्वनियाँ स्वीकार की जाती हैं, लेकिन अन्य भाषाओं से भी और ध्वनियाँ आई हैं, उनको मिलाकर 58 के करीब मानी जाती है। कक्षा के आखिर में मैं आपको उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो अयोगवाह के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके भेदों के बारे में पढ़ लिया, स्वर के बारे में पढ़ लिया, स्वर के भेदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम व्यंजन को अलग से पढ़ते हैं। जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं ये कितनी है, कितने भागों में इनको बांटा जाता है। देखिए, इनको उच्चारण के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया, इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया। व्यंजनों को भी हम उच्चारण के आधार पर नहीं बल्कि प्रयत्न के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटेंगे। प्रयत्न का मतलब ये है कि जब हम अपनी वाग इंद्रियों से व्यंजनों की ध्वनियाँ प्रकट करते हैं तो हमारे मुख में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं वो किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, उनके आधार पर हम व्यंजनों का विभाजन करेंगे। तो पहले मैं दोनों तरफ से ये मिटा देता हूँ, उसके बाद में हम व्यंजनों को अलग से पढ़ेंगे और कोशिश करूँगा कि हमें रटने की आवश्यकता न पड़े। रटने की आवश्यकता इसलिए न पड़े क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं इनको याद रखना मुश्किल है, और अगर आप इनकी बुनियादी ढांचे को समझ लें, बुनियादी समझ को विकसित कर लें कि यह क्यों और कैसे विभाजित किए जाते हैं और इनके पीछे बुनियादी कारण क्या है, तब आपके लिए ये आसान रहेंगे। देखिए, कै वाली जो लाइन है इसको कै वर्ग कहा जाता है, कै वर्ग। चै वाली लाइन को चै वर्ग। इसी तरह से टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये तमाम एक श्रृंखलाबद्ध रूप से व्यंजनों को व्यवस्थित किया गया है इनके अध्ययन के लिए। आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि कै वर्ग पहले क्यों आया, पहले चै वर्ग आ जाना चाहिए था? समझ में आया? टै वर्ग पहले क्यों नहीं आया, इसको तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया है? मेरी समझ ये कहती है कि ये जो अध्ययन है ना, और स्वरों को, व्यंजनों को, अयोगवाह जो ध्वनियाँ हैं उनको जो व्यवस्थित किया गया है, ये हवा में नहीं किया गया है। हम तो बचपन से यूं ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें इनकी बुनियादी समझ का विकास दरअसल स्कूली शिक्षा के अंदर बहुत कम मिला। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है, और इनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, एक सुव्यवस्थित कारण है। इसी को भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा यूं ही नहीं प्रकट होती और यूं ही नहीं व्यवस्थित होती, इनका जब मानकीकरण होता है तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। पहले कै वर्ग क्यों आया, चै वर्ग क्यों आया, ये मैं आपको बताऊंगा। तो व्यंजनों को प्रयत्न के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक अभ्यंतर प्रयत्न,
और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है हम जब कोई ध्वनि प्रकट करते हैं तो भीतरी रूप से क्या प्रयत्न करते हैं, क्या कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ध्वनि प्रकट होने से पहले हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वह किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, उसी को कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। और ध्वनि प्रकट होने के बाद में तो ध्वनि का जो आखिरी चरण होता है उस समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, उनको कहा जाता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न को 3 भागों में बांटा जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर पहले स्पर्शी व्यंजन आएंगे। स्पर्शी व्यंजन का मतलब वह ध्वनियां जो स्पर्श की प्रक्रिया से होकर गुजरती है, यानी उनको प्रकट करने के लिए हमारे मुख के अंदर जो जीभ है, दांत है, होठ है, वो आपस में स्पर्श करेंगे और स्पर्श के कारण जो जो ध्वनियां, जो जो व्यंजन प्रकट होंगे वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। दूसरे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो हैं जो न तो स्पर्श होता है लेकिन कुछ स्पर्श होता भी है, यानी हमारी सांस जब बाहर जाती है तो उनमें पूरा अवरोध नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत अवरोध आता है, उसकी वजह से वो ध्वनि प्रकट होती है। अगर बिल्कुल अवरोध नहीं आता तो वह स्वर हो जाते, और अवरोध आए तब वो व्यंजन है। लेकिन हल्का अवरोध आता है, उनमें ज़्यादा स्पर्श की प्रक्रिया नहीं होती है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से व्यंजन हैं। और आखिर में ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन को दरअसल संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन यानी जब हवा बाहर निकलती है तो जो हमारी सांस है वो घर्षण की प्रक्रिया से बाहर निकलती है, उनमें घर्षण पैदा होता है सांस में, और उस घर्षण की वजह से जिन जिन व्यंजनों की उत्पत्ति होती है वो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन वो हैं क वर्ग के 5 व्यंजन, च वर्ग के 5 व्यंजन, प वर्ग तक। ये जो 5 वर्ग हैं प वर्ग तक, और 5 में जो ये 25 व्यंजन हैं, ये सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जब आप इन 5 वर्गों के व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आपको आपकी जीभ, दांत, होठ इनको आपस में स्पर्श करवाना ही होगा, तभी आप इन ध्वनियों को प्रकट कर पाते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन है ये लाइन य, र, ल, व। जब आप इनको बोलते हैं तो पूर्ण रूप से आप स्पर्श नहीं करते हैं, आपकी सांस है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, लेकिन हल्का अवरोध, पूरा अवरोध नहीं, हल्का अवरोध भी इनमें आता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर ऐसे क्योंकि सांस में हल्का अवरोध ही आता है, अर्धस्वर भी अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन है ये श, श, स और है। आप जब श बोलते हैं तो आपको आपकी सांस को घर्षण का अनुभव होता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब नीचे अक्षर त्रय ज्ञ बच गए, ये दरअसल संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है कि एक व्यंजन से नहीं बने हैं, इनमें 2 व्यंजन ध्वनियों का इस्तेमाल करके अक्षर त्रय ज्ञ को बनाया गया है। जैसे अक्षय का निर्माण होता है आधे क और श से, तब बनता है अक्षय। त्रय का निर्माण होता है आधा त और र, यानी त्रय। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और नीचे मैंने ढ और अड़ भी लिखे थे, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि द्विगुण व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है। लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न के 3 ही भेद हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। समझ में आई इतनी बात। अब जो
प्रयत्न के आधार पर दूसरा हिस्सा बांटा गया था बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न का मतलब यह है कि ध्वनि प्रकट होने के बाद में आखिरी चरण में हमने किस तरह से उस ध्वनि को अंजाम दिया, उसको दरअसल बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न के दो भाग हैं, एक घोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन में वह व्यंजन आते हैं जब उनका उच्चारण किया जाता है तो कंपन बहुत ज्यादा होता है और हमारी आवाज भारी हो जाती है। उन व्यंजनों को घोष व्यंजन कहा जाता है। और जो अघोष व्यंजन है उनमें कंपन, उनको जब उच्चारित करते हैं तो कंपन की जो स्थिति है वो बहुत कम होती है और हमारी आवाज भी उतनी भारी नहीं होती। तो घोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग तक जो आखिरी 3 व्यंजन है, ये सारे व्यंजन घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब ग, घ, अंग और अड़ भी हम बोलते हैं, माफ कीजिए, ज, झ, ज, ड, ढ, ण, त, ध, न, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तो एक कंपन, एक भारीपन मेरी आवाज में आ रहा है, इसलिए इनको घोष व्यंजन कहा जाता है। ये जो य, र, ल, व है, इनको भी घोष व्यंजन कहा जाता है। अब जो बच गई क, ख, च, छ, त, ढ, ये क, ख यानी हर चरण का, हर वर्ग के पहले 2 जो व्यंजन हैं वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अघोष व्यंजन इनको कहा जाता है। इसके बाद में श, श, स, ह भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो कंपन, हमारी जो आवाज है वो हल्की रहती है, भारी नहीं होती है। अक्षय, त्र, ज्ञ और श है, ये जो चारों संयुक्त व्यंजन है, ये घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब हम इनको भी बोलते हैं तो हमारी आवाज भारी हो जाती है। गौर से समझिए, घोष व्यंजन में आखिरी 3 व्यंजन इन वर्गों के 5 के, उसके बाद में यर, ल, व भी घोष में, उसके बाद में अक्षय, त्र, ज्ञ, श भी घोष में। लेकिन अघोष में कौन कौन से? शुरुआती 2 और श वाली लाइन। समझ में आया इतना? और कहा जाता है कि जो हमारे स्वर हैं, ए, आ वगैरह वो जितनी भी हैं, 11 जो स्वर मैंने बताए, वो घोष व्यंजन के अंतर्गत यानी घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से व्यंजनों का हम प्रयत्न के आधार पर 2 हिस्सों में विभाजन किया। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यह, आपने 2 शब्दों को सुना होगा, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिस शब्द को बोलने में कम ऊर्जा, कम सांस की आवश्यकता पड़े, वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण वो जिस शब्द को ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़े। आपने कभी पढ़ा होगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यानी आप एक व्यंजन को हल्के रूप में पढ़ते हैं और अगले को ही भारी रूप में पढ़ते हैं, यानी थोड़ी ऊर्जा लगा के पढ़ते हैं, थोड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं। तो जिस शब्द में कम ऊर्जा लगती है वो है अल्प प्राण। अल्प यानी कम, प्राण यानी आपकी ऊर्जा। जिस शब्द को बोलने में कम ऊर्जा खर्च होती है वो है अल्प प्राण, और अगला ही जो व्यंजन है उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसको कहा जाता है महाप्राण। समझ में आई बात? यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। सारे जो शब्द हैं वो इसी तरह से बोले जाते हैं 5 वर्ग में। यर, ल, व हैं, ये अल्प प्राण है, श, श, स हैं, ये महाप्राण है। आपने इतना समझा? तो अब मैं आपको व्यंजनों का वह वर्गीकरण भी बता देता हूं जो उच्चारण के आधार पर, यह है प्रयत्न के आधार पर। अब मैं आपको बताता हूं उच्चारण के आधार पर, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि
यह तो है हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वो किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरी, इसलिए हमने इनका विभाजन किया। अब हम विभाजन करेंगे कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहाँ टकराती है, यानी हमारे मुख के किस हिस्से से इस ध्वनि का उच्चारण होता है, वो हो जाएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनका अब विभाजन करेंगे। तो मैं सारी चीज़ें मिटाता हूँ, उसके बाद में हम इनको अलग से समझेंगे। और इसी बीच हम ये भी समझेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर ही यह तय किया गया है कि च वर्ग पहले आएगा या ट वर्ग पहले आएगा या क वर्ग पहले आएगा। समझ रहे हैं आप बात? क वर्ग पहले क्यों आया, आपके जहन में ये सवाल होगा। और ये मैंने पहले आपसे चर्चा भी की कि पहले क वर्ग क्यों आया, पहले प वर्ग भी आ जाना चाहिए था। इस तरह से इनको कैसे व्यवस्थित किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है उच्चारण स्थान, और एक सिलसिला उनमें बनाया गया है, क्योंकि विज्ञान एक तारतम्यता में होता है, बेतरतीब तरीके से इनको नहीं सजाया जा सकता है। देखिए, जितनी भी ध्वनियाँ हैं हम अपने मुख से, नाक से उत्पन्न करते हैं। और मैंने आपको अयोगवाद ध्वनियाँ 39 व्यंजनों के बारे में बात की, स्वरों के बारे में बात की। देखिए, हमारा ये मुख है और हम जब ध्वनियाँ प्रकट करते हैं तो मैं आपको एक सिलसिला बताता हूँ। पहले कंठ, फिर थोड़ा ऊपर कंठ, उसके बाद में तालु, तालु आएगा, उसके बाद में तालु से थोड़े से आगे जो जगह है, तालु से जैसे आप ट बोलिए, ट बोलते वक्त जब आपकी जीभ लगती है वो तालु से थोड़ी आगे की जगह है, उसको बोला जाता है मूर्धा। मूर्धा के बाद में कौन सा अंग आता है? दांत आते हैं। दांत के बाद में होठ आते हैं। तो यानी यहाँ से शुरू होके हम यहाँ तक आए हैं। इसी तरह से इन व्यंजन ध्वनियों को सजाया गया है। कैसे? अब आप एक ध्वनि बोलिए है। जब आप है का उच्चारण करते हैं तो आप कंठ से भी नीचे की जो जगह है वहां से हम है उच्चारित करते हैं। उसको, उस स्थान को बोला जाता है काकल्य, काकल्य, काकू। ठीक है, तो मैं इन तमाम चीज़ों को बताऊंगा। तो हम व्यंजनों को उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति माफ कीजिए, उच्चारण के आधार पर। हम व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर। तो कंठ से भी नीचे की जो जगह है वो पहली जगह हो गई, तो उसको बोला जाता है काकल या काकू, काकू से। और उसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। काकल्य व्यंजन कौन सा व्यंजन है? अब मैं आपको यहां पर वो जगह बता दूंगा, यहां पर जो स्वर होगा वो लिख दूंगा और यहां पर व्यंजन होगा वो लिख दूंगा। तो काकू से सबसे पहले जो हमारा ये हिस्सा है, यहाँ से हम किस ध्वनि का उच्चारण करते हैं? है का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो है ध्वनि है वो काकल्य ध्वनि है। अब आप ऊपर आ जाइए कंठ से। तो कंठ से एक सिलसिले से चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कंठ से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उनको बोला जाता है कंठ। बिल्कुल आसान है, कंठ। कंठ से स्वर कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? कंठ से ए, देखिए ए, आ और विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग वही बात है कि ध्वनि आएगी। तो कंठ से ए, आ और विसर्ग, दो स्वर कंठ से हम बोल सकते हैं या उच्चारण होता है इनसे। और कंठ से कौन कौन से आते हैं? आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। ये जो ध्वनियां हैं ये कंठ से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। तो क वर्ग है वो सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि यह
कंठ से प्रकट होता है या कंठ से बोला जाता है। और कंठ से और कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है यानी विसर्ग हमने लिख दिया और यहाँ पर हम है भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं, एक ही ध्वनि हम दो स्थानों से प्रकट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इस बात को समझेंगे कि एक ही ध्वनि हम दो जगहों से प्रकट कर सकते हैं, यह संभव है। बहुत सी ध्वनियाँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ध्वनियाँ हम दो विशेष स्थानों से, यानी आप तालु से भी, दांत से भी, मूर्धा से भी कर सकते हैं। कंठ के बाद में कौन सी जगह आती है हमारे मुख में? कंठ के बाद में ऊपर आ जाइए, तालु। तो तालु से जो करते हैं उन ध्वनियों को कहा जाता है तालव्य। तालव्य से कौन सी ध्वनियां प्रकट करते हैं हम? ए आ के बाद में कौन सी आएगी? ई। जो दो ध्वनियां हैं, ये स्वर हैं, ये हम तालु से प्रकट करते हैं। और उसके बाद में च, छ, ज, झ, ज। कै के बाद में च वर्ग क्यों आता है? क्योंकि अगला ही चरण तालु है और तालु से च, छ, ज, झ, ज, ये तालु से प्रकट होते हैं। और उसके बाद में और कौन कौन से आते हैं? आप ये बोल के देखिए, ये जब आप बोलते हैं तो भी तालु का इस्तेमाल होता है। और आप जब श बोलते हैं, ये और श भी जब बोलते हैं तो भी आपको तालु का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये व्यंजन भी इसमें शामिल हो जाएंगे। एक सिलसिले से चलिए, आप याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर जो क्रम लिख पा रहा हूँ ये मुख का क्रम है। काकू सबसे पहले, फिर कंठ, फिर तालु, और तालु के बाद में मूर्धा। तालु का जो ऊपर आगे का हिस्सा होता है दांत से थोड़ा पहले, और तालु का आखिरी छोर। जैसे ट बोलिए आप, ट के बोलते वक्त जब जीभ जहां टकराती है उसको मूर्धा कहा जाता है, मस्तिष्क के ठीक नीचे वाली जगह, मूर्धा से। तो इन व्यंजनों को, इन ध्वनियों को कहा जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनियां। मूर्धन्य से कौन सी बोली जाती है? एक तो बोली जाती है री। अब जब री बोलते हैं स्वरों में, तो री बोलते वक्त जब जीभ जहां टकराती है वो मूर्धन्य पर टकराती है। उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श। र बोलते हैं तो भी वहीं जीभ लगती है, और श बोलते हैं तो भी वहीं जीभ लगती है, श और र। तो ये है मूर्धन्य व्यंजन। अब आप समझ रहे हैं ना, क पहले क्यों आया, च पहले क्यों आया, ट क्यों आया, अब त आएगा। अब मूर्धन्य के बाद में कौन सा हिस्सा आएगा, कौन सी स्वर तंत्रिका आएगी? दांत। दांत से जो ध्वनियां प्रकट होती हैं उनको कहा जाता है दंत्य। दांत से कौन कौन सी ध्वनियां प्रकट होती है? स्वर तो दांत से एक भी प्रकट नहीं होता। आप कोई स्वर बोल के दिखाइए दांत पर आप जीभ लगा के, लेकिन व्यंजन है वो है त, थ, द, ध, न और ल और स। जब ल बोलते हैं और स बोलते हैं तब भी हमारी जीभ दांतों पर लगती है। तो इसलिए इन व्यंजनों को हम दंत्य में रख देंगे। दंत्य के बाद में कौन सा अंग आएगा? दांत से बाहर आ जाइए, होंठ। होंठों से जो प्रकट होती है उनको बोला जाता है ओष्ठ। होठों से आप कौन कौन सी बोल सकते हैं? एक तो आप होठों को गोल करके दो स्वर बोल सकते हैं, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ दोनों बोल सकते हैं, इसलिए स्वर भी आ जाएंगे ऊ और बड़ा ऊ। और होठों का इस्तेमाल करके प, फ, ब, भ, म। और होठों से आप क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते इसके अलावा। प, फ, ब, म के अलावा आप ऊ और ऊ बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें
विशुद्ध रूप से होठों से आप अन्य ध्वनियां प्रकट नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसी ध्वनियां भी हैं कि आपको दो स्थान मिला के बोलनी पड़ती है। संभव है ना ऐसा कि भाई आप काकू का भी इस्तेमाल करें और मूर्धा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंठ का भी इस्तेमाल करें और तालु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, यहीं आप इसी सिलसिले में चलिए। कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल करके जिन ध्वनियों को प्रकट किया जाता है उनको बोला जाता है कंठ और तालु। इनको बोला जाता है कंठ तालव्य। बहुत आसान है, कंठ तालव्य। कंठ और तालु का इस्तेमाल करके हम दो स्वर बोलते हैं, एक ए और ऐ। और कंठ तालु का इस्तेमाल करके आप किसी भी अन्य व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए। आप कंठ और होठों का इस्तेमाल करके जिन ध्वनियों को बोलते हैं उनको कहा जाएगा कंठ और होठ। इनको जब लिखेंगे तो होगा कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य से आप दो स्वर पैदा कर सकते हैं, एक ओ और औ, और व्यंजन इनमें एक भी नहीं। अब आप देखिए दांत और होठों से, अगली है दांत और होठ। दांत और होठ हो जाएगा दंतोष्ठ्य। दांत और होठ दोनों मिला के आप जो ध्वनि प्रकट कर सकते हैं वो है एक। कौन सी? आप बोलेंगे वह बोलेंगे तो दांत आपके होठों से लगेगा वह। तो यह एक साझी ध्वनि है जो व्यंजन है वह। और एक उर्दू में या फारसी में जब आप फै बोलते हैं फै, देखिए हिंदी का जो फै है वो है सीधा, इसको आप इस तरह से बोलते ही हैं फै, होठों से बोलते हैं, ये होस्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप वो उर्दू वाला जब फै बोलेंगे जिसके नीचे नुक्ता लगा होगा उसको बोलेंगे फै। वह ध्वनि होठ भी इस्तेमाल होंगे और दांत भी इस्तेमाल होंगे। तो इस ध्वनि वर्ग में आप फै को भी शामिल करते हैं। ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि नुक्ता कहाँ कहाँ लगता है और इन ध्वनियों को हिंदी में कैसे शामिल किया जाता है, मैं कक्षा के आखिर में आपको बताऊंगा। और आखिरी है, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं आप पूर्ण रूप से जीभ दांत पे नहीं लगाते बल्कि दांत के ठीक नीचे लगाते हैं, दांत के ठीक नीचे, दंत मूल में, यानी दांत के मूल में। तो दंत मूल से ध्वनियां प्रकट होती हैं उनको कहा जाता है वर्त्स्य। वर्त्स्य से आप न से रे ले, न से रे ले, आप इन ध्वनियों को दांत से भी बोल सकते हैं और वह जीभ दांत के ठीक नीचे लगाकर भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ ध्वनियां ऐसी है कि आप दो जगहों से बोल सकते हैं। देखिए दंत्य वर्ग में आप न भी है, से भी है, ले भी है, दांत से भी बोल सकते हैं, आप बोल के ट्राई कर सकते हैं, और दांत के ठीक नीचे जीभ लगा के भी बोल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण है, स्वरों का और व्यंजनों का। काकू कंठ से ठीक नीचे, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ, कंठ और दांत, कंठ और होठ, दांत और होठ और दंतमूल, और सारी ध्वनियों को हमने शामिल कर लिया। जो नीचे मैंने द्विगुण बताए थे अड़ और ढ, ये इनका उच्चारण भी यहीं आ जाएगा। देखिए ढ का यहाँ आ जाएगा, अड़ का यहाँ आ जाएगा। तो ये तो सामान्य सी बात है कि आप इनको इन्हीं में एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा वर्ण विचार है, वर्ण के बारे में जो हमारा अध्ययन है, वो यहाँ तक हम समझते हैं और यहाँ तक आकर हम यह कोशिश कर सकते हैं कि इनको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है।
अब आप देख पा रहे होंगे जो हमने वर्णमाला पढ़ी है बचपन से, उसमें यह क्रम क्यों है। यह क्रम दरअसल वैज्ञानिक है कि एक मनुष्य किस तरह से इनका उच्चारण कर सकता है। तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वो जिस सिलसिले में ईश्वर ने दी है, जैसे कंठ, तालु, है ना, एक प्रवाह है, इनमें एक सिलसिला है, एक क्रम है जिसको हम सीख सकें, समझ सकें, इसलिए ही इनको व्यवस्थित किया गया है। देखिए, अब देखिए कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अन्य भाषाएं हैं वहाँ से ली गई है। राजस्थान में एक शब्द बोला जाता है ड़, हड़। यह शब्द दरअसल मराठी में भी बोला जाता है ड़। इसको कैसे लिखेंगे? एक होता है ल, एक होता है ड़। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं फड़, है ना, जायफल। तो ड़ का एक ध्वनि, ये अलग ध्वनि है जो हिंदी के व्यंजनों में, स्वरों में नहीं मिलती। तो यह मराठी से या राजस्थानी से ली गई है ड़। अब फारसी से कुछ ध्वनियाँ आई हैं नुक्ता वाली। जैसे नुक्ता किन किन के लगता है? कै के नीचे, कै के नीचे, खै के नीचे, गै के नीचे, जय के नीचे और फै के नीचे। 5 ध्वनियाँ ये हैं। और 2 ध्वनियाँ जो ढ और ड़, माफ कीजिए, ढ और अड़, ये 2 हैं, ये अपभ्रंश से आई है। अब इनका उच्चारण दरअसल और गंभीरता से किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं जय, और ये जो नुक्ता वाला जो जय है वो ये बोला जाता है जय, ये दांत से बोला जाएगा। हम फै है, हम हिंदी वाला फै बोलते हैं, और यह जो फारसी वाला है इसको फै बोला जाता है। तो ये ध्वनियाँ भी अब हिंदी के अंदर स्वीकार की जाती हैं और धड़ल्ले से बोली जाती हैं। तो पहले हमने कितनी की थी? 52, यानी 39 व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, ये हमने साथ में जोड़ी लिए थे। अब ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, माफ कीजिए 6 हो गई सारी। तो 6 ये और जोड़ लीजिए, तो 52 में 6 कितनी हो जाएगी? 58। इस तरह से इनको जोड़ के हमारी हिंदी के अंदर 58 ध्वनियाँ मानी जाती है, गिनी जाती है। लेकिन विशेषकर 52 ही कहीं कहीं लिखा होता है कि 52 ही है, कहीं लिखा है कि इनको भी अब इस्तेमाल करने लग गए तो 58 है। तो बड़े विद्वान हुए हैं कामता प्रसाद गुरु, एक विद्वान हुए हैं, भाषा विज्ञानी हुए हैं हिंदी के, कामता प्रसाद गुरु। उनके अनुसार हिंदी के अंदर सिर्फ 11 ध्वनियाँ, माफ कीजिए 44 ध्वनियाँ हैं। इनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। उन्होंने ये जो अन्य है, ये ढ है, ये शामिल नहीं किए। एक विद्वान और हैं डॉक्टर देवकी नंदन। उन्होंने दरअसल 52 ध्वनियाँ बताई हैं। 52 ध्वनियाँ, 52 ध्वनियाँ कौन सी? वही जो मैंने पहले आपको बताई। इन 6 को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इनको ही शामिल किया गया। ये होती है 52। ये देवकी नंदन प्रसाद हैं, इन्होंने 52 ध्वनियाँ बताई हैं। कामता प्रसाद गुरु ने सिर्फ 44 ध्वनियाँ बताई हैं। तो कुल मिलाकर ये है वर्ण विचार, ये है हिंदी भाषा की स्वर्णिम व्यवस्था। स्वर्णिम को ही ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि को ही हिंदी में वर्ण कहा जाता है। वर्णों को 3 तरह से पढ़ा जाता है, स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में। स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। जो 2 भाग बांटे गए थे, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर को दरअसल लघु स्वर भी कहा जाता है, और जो संधि स्वर हैं उनको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा लगती है। जो मूल स्वर हैं उनमें छोटी मात्रा लगती है। ये भी एक अध्ययन का पैमाना हो सकता है। व्यंजन है, व्यंजनों को हमने 2 हिस्सों में प्रयत्न के आधार पर पढ़ा। उसके बाद में
सारी ध्वनियों को उच्चारण के आधार पर अलग अलग तरीके से पढ़ा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं क्या? ये 10 तरीके थे, इनके आधार पर पढ़ा। और इनमें अनुनासिक और होती है, अनुनासिक ध्वनियां, इनमें अनुनासिक ध्वनियां और होती है, 11 होती है ये अनुनासिक। अनुनासिक में जो अनुस्वार है, अनुनासिक में अनुस्वार और न, मैं, ये जो नाक से आधी बोली जाती है वो भी इनमें शामिल कर ली जाती है। तो इस तरह से ये वर्ण विचार की व्यवस्था है, ध्वनि व्यवस्था है। इसको हिंदी में जब पढ़ते हैं तो वर्ण विचार कहा जाता है। भाषा विज्ञान का ये बहुत ही प्राथमिक कदम है। जब आप हिंदी को पढ़ते हैं तो कम से कम हमारी वर्णमाला हमें बेहतर तरीके से आनी चाहिए। स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग क्यों बांट दिया गया, ये जो क्रम है क ख ग वाला, ये कैसे है, क्यों है, मैं समझता हूँ कि इस कक्षा में यह तमाम बातें स्पष्ट हुई होंगी। और अगली कक्षाओं में हम हिंदी के बारे में और जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो समझेंगे, सीखेंगे। और यह कक्षा आपके लिए बेहतर साबित होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि यह कक्षा न केवल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाभप्रद है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर इस कक्षा को देखेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ साझा करेंगे और आपकी प्लेलिस्ट में यह कक्षा स्थान बनाएगी। मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, वर्ण विचार उसमें प्राथमिक बिंदु है। संभव है कि भाषा न हो, हिंदी का उद्भव या वो तमाम चीज़ें न हों, लेकिन यह कक्षा तो मोटा मोटी हर परीक्षा में आती ही है। और इससे जुड़े सवाल ज़्यादा आते हैं कि ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप कंठ्य मानते हैं इनको, और इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ब का उच्चारण स्थान कहाँ है, तब आप ओष्ठ्य बोल देते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर ये कक्षा आपको उपलब्ध हुई, फ्री में आपको उपलब्ध हो रही है और इसी तरह से कक्षाएं मैं बनाता जाऊंगा। आपका सहयोग अगर इसी तरह से मिलता रहा, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, हर कक्षा को आप देखते हैं, लेकिन आप उनके साथ भी साझा करते हैं जो अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो इस तरह की कक्षाओं की खोज में हैं, आप उनकी खोज को पूर्ण कर सकते हैं, आप यह उपलब्ध करवा सकते हैं। इस कक्षा का लिंक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ साझा कर सकते हैं, बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी और ये हमारी जो यात्रा है ये बेहतर हो पाएगी। तो चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।